Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है शस्त्रों में। इस समय अस्त्रों में जो दूर से फेंके जाते हैं, शस्त्र मतलब जो हाथ से फेंका जाता है, हाथ से यूज किया जाता है, अस्त्र मतलब जो फेंका जाता है। तो अस्त्र में भारत ने बहुत प्रोग्रेस की है। पिनाका का 120 किलोमीटर्स का रॉकेट गाइडेड मिसाइल, फिर उसके बाद अभी प्रलय मिसाइल का टेस्टिंग हुआ है, विच इज़ अ गेम चेंजर। प्रलय मिसाइल जो है एक यूनिक कर्व फॉलो करती है मैक 6 के स्पीड पे, प्लस ब्रह्मोस की जो एनजी जो मिसाइल है उसकी जो स्पीड है रीच नाउ 8 to 9 मैक्स तक पहुंच रही है। तो लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन डन। ये सब क्यों ऐड किया जा रहा है और व्हाई इट शुड बी एडेड मोर। जैसे हम बोलते हैं, हमको गलत सिखाया गया है, जैसे कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमको आक्रमण नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्र हमारे कुछ और ही बोलते हैं। मेरी पुस्तक देखेंगे आप तो युधिष्ठिर महाराज को जब नारद मुनि पूछते हैं क्या तुम निरंतर दुश्मन पर आक्रमण करते हो कि नहीं करते हो, आक्रमण, क्योंकि जो कायर होते हैं ये लोग खुल के लड़ते नहीं हैं, ये आपके परिवारों के थ्रू लड़ते हैं, थ्रू कैंपेन लड़ते हैं। ये कायर होते हैं, जैसे मिशनरीज हैं, सब कायर लोग हैं। और भी तरह के देश हैं जो पीछे से लड़ते हैं, आतंकवाद के थ्रू लड़ते हैं, नाम सबको मालूम ही है, कम्युनिटीज हैं वो पूरी की पूरी। लेकिन भारत में जो हमारे जो युधिष्ठिर महाराज को क्या तुम आक्रमण करते हो, इन लोगों पर आक्रमण किया जाता है, इन लोगों से आक्रमण झेला नहीं जाता क्योंकि कायर हैं ये लोग। और देश जो है सनातन धर्म की रक्षा करता है, वो किसी कम्युनिटी की रक्षा नहीं करता। सनातन धर्म की जब रक्षा होती है तो अपने आप ही अच्छी पॉपुलेशन आती है, धार्मिक पॉपुलेशन आती है। तो आप जो युद्ध के बादल जो आप देख रहे हैं आजकल, ये बादल ही हैं। युद्ध हो या ना हो हम लोगों को पता नहीं, भविष्य किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी। और आपको कुछ चीज़ों के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के इंसिडेंट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। वी कैन बी अप टू 90% एक्यूरेट, 10% एरर रहता है। हम मनुष्य हैं, वी आर सपोज टू मेक मिस्टेक्स, है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इजराइल के साथ जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, LORA, मैं हिंदी में नहीं बोलूँगा, कुछ अलग ही मतलब आता है उसका, LORA मिसाइल्स, फिर उसके बाद स्पाइस 1000, स्पाइस 250, स्पाइस 500, और बड़ी संख्या में लिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस देम। बी क्लियर अबाउट इट, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। क्योंकि जो आप मीडिया में रिपोर्ट्स देखते हैं जनरली, वो ऐसा दिखाते हैं कि बस ये नया हथियार है, नहीं, वो टेस्टिंग है। टेस्टिंग में आपको मालूम है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बोला जाता है टेस्टिंग के बाद पूरा का पूरा कोड ही नया होता है। समझे आप, टेस्टिंग फेज में जो आपने पूरा डेवलपमेंट किया महीनों से, टेस्टिंग में पूरा चेंज हो जाता है ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन द न्यू रिक्वायरमेंट्स। यही होता है टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग इसीलिए जरूरी भी होती है, और टेस्टिंग इसलिए की भी जाती है कि यू फाइंड आउट फॉल्ट्स। तो जो टेस्ट में उसको इंडियन आर्मी मिलिट्री नहीं खरीद सकती। ओके, इट हैज टू बी यूज जो अनलेस इमरजेंसी तब खरीदा जाता है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो नहीं खरीदा जाता। यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे युधिष्ठिर जो है उनको बोलते हैं नारद मुनि। मेरी बुक में है दी मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, आप लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास है, उसके पास नहीं है तो आप जरूर लें। बोलते हैं क्या तुम निरीक्षण करते हो उन शस्त्रों का, अस्त्रों का स्वयं, क्या तुम्हारे पास उसका लिखित रूप में मैनुअल है कैसे यूज किया जा सकता है। बोलते करते हैं, मतलब उस समय भी टेस्टिंग बड़ी एक्सटेंसिव होती थी। ऐसा नहीं कि जो टेस्टिंग आप इधर कर रहे हैं पुराने समय में नहीं था। ऑब्वियसली वेपन्स ऑफ द्वापर युग आर मोर एडवांस देन वेपन्स ऑफ कलयुग। यहाँ पर अब जो सोफिस्टिकेशन आया है उससे 10 गुना ज्यादा सोफिस्टिकेशन वाज देयर ड्यूरिंग द महाभारत वॉर, और शायद वैसा सोफिस्टिकेशन कभी आए ना कलयुग में, बिकॉज कवरिंग ए 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विद एरोज, ताकि सनलाइट कैन नॉट गो इन, और अंदर मशालों से लड़ना पड़े, लैंप्स लेके लड़ना पड़े, दैट टेक्नोलॉजी वी कैन नेवर गेट। ब्लॉकिंग सनलाइट इन द डे टाइम, वो तो हमारे पास कभी आएगी नहीं। और
अगर और उसको लाइव क्रिएट करना, ऐसा नहीं कि वो आप वेट कर रहे हैं 3 महीने का प्रोजेक्ट चल रहा है फिर आप टेंट लगा रहे, नहीं, लाइव क्रिएट करना थ्रू द एरोस, वो तो टेक्नोलॉजी हमारे पास कभी आएगी नहीं और उस तरह की शायद हमको दी भी ना जाए बाय द वे, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं और से आती है, ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, समवेयर एल्स से आती है। तो जो भारत का जो इन्वेस्टमेंट है इस समय, जैसे जी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इन्वेस्टमेंट जो इस समय है इन द टेक्नोलॉजी स्पेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। सपोज अगर हमारा 100, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए इज अवर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, 100 सम नंबर 100 इज इन्वेस्टमेंट, तो रिसर्च शुड बी 12% होना चाहिए, तो 112 शुड बी एलोकेटेड, नॉट 100। तो 12 जो उसमें एलोकेट हुआ है दैट विल बी यूज्ड इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर टेक्नोलॉजीज इन द फ्यूचर। और भारत तो रिसर्च का देश है, आप अमेरिका में आएंगे कहीं और भी जाएंगे तो मेजोरिटी रिसर्च साइंटिस्ट तो भारत से ही है। वाई आर दे एबल टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट इन फॉरेन लैब्स देन इंडिया? उसका कारण है स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, बेटर, मतलब जो अमेरिका के हिसाब से तो ज़्यादा रिच नहीं है, उनको मिडिल क्लास ही सैलरीज मिलती हैं, बट एन एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस रिसर्च जहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है फॉर एवरीबडी, एवरीबडी वर्ड हैज ए वैल्यू, और उसमें ये नहीं होता कि भाई तुम अभी जूनियर हो तुमको क्या पता हम लोग कर लेंगे, देन यू किल द क्रिएटिविटी ऑफ दैट पर्सन जिसको आप मोटिवेट कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो। तो इसीलिए भारतीय जो टैलेंट है वो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करता है, बिकॉज उसको प्रोत्साहन बहुत दिया जाता है कि यस यू आर डूइंग गुड। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स पे रिसर्च करते हैं, ही इज डिपार्टमेंट हेड नाउ, तो ब्रेन वेव्स पे रिसर्च करते हैं, हाउ कंप्यूटराइज्ड ब्रेन रिसर्च वर्क्स। तो नाउ विद दिस काइंड ऑफ वर्क आपको यू सी मोर एंड मोर सच पीपल कमिंग अप एंड डूइंग रिसर्च, और इंडियन ओरिजिन है, सनातनी है, प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी तरह अपना घर में, मतलब नियम गायत्री करते हैं रेगुलरली, और भारत से बहुत प्रेम भी है। तो बट डिस्पाइट एवरीथिंग उनका जो आउटकम है फॉर द अमेरिकन इंडस्ट्री इज फिनोमिनल। इनफैक्ट वो लीड करते हैं अमेरिकन वेपन्स प्रोग्राम को। तो अगर वही व्यक्ति जो यहाँ पे लीड कर सकता था वो भारत में क्यों नहीं लीड कर पाया? क्योंकि प्रोत्साहन की बहुत कमी हो जाती है, और आप कोई भी ब्लेम मत करिए, कंपटीशन, ये सब प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हम सभी लोगों को एक दूसरे को प्रोत्साहन देने की जरूरत है टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस कम हो तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सपीरियंस कम है फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। तो वो उसी से रिसर्च कल्चर बनता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जब YF-16 जब बन रहा था, YF-16 जो उसके चीफ डिजाइनर है उसके उसी का वेरिएंट बन गया F-16। जो YF-16 जब बन रहा था, YF-21 जब बना रहे थे प्लान, उसी से F-22 बन गया। तो द डिजाइनर्स डिड नॉट नो एनी क्लू, लेकिन डिजाइनर्स दे केप्ट ऑन गोइंग, और वो डिजाइनर्स वेरी यंग आल्सो सम ऑफ देम, तो उनको प्रमोट किया गया है इनको लाइक थ्रू वर्ड्स एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस रिसर्च में भी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती बाय द वे। आप रुपए में कन्वर्ट मत करिए, आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग जहाँ पे रहते हैं और उसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इट इज़ मिडिल क्लास, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही स्पेशल उनको सैलरीज मिलती है, बट दे प्रोड्यूस हायर रिजल्ट्स, क्योंकि वो जो कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन है दैट इज़ वेरी हाई। अब मैं जब देखता हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, देखिए भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे इंजीनियरिंग हो गया, एटैग्स का हो गया या फिर पिनाका हो गया, इट टुक ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। अभी आप देख रहे हैं वो इनोवेशन देख रहे हैं, और दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल रिसीव। लेकिन एयरक्राफ्ट्स में नहीं निकल रहा है हमारा काम। हमारा काम जो है सैटेलाइट्स में भी डन फिनोमिनल वर्क, रॉकेट्स में भी डन फिनोमिनल वर्क, क्योंकि एयरक्राफ्ट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंजीनियरिंग, इट्स अ हाईली कंट्रोल्ड imbalanced engineering, क्योंकि all the aircraft designs by design are imbalanced, क्योंकि उनको turn rolls और fast climb तो डिज़ाइन ही होता है, वो इनबैलेंस डिज़ाइन होता है। और
So all those things are needed. So it's far more complex than rockets, far more complex than ships, far more complex than anything. Plus, our life is dependent on it. So इसलिए it requires much greater precision and much greater engineering. I agree. What about the फिर उसमें आप देखेंगे अमेरिका का भी डेवलपमेंट इज एवोल्यूशन. F-16 फिर ट्विन इंजन में F-18 शुरू किया, फिर उन्होंने सिंगल इंजन में F-35 पे लेकर आए, फिर ट्विन इंजन में F-22 उन्होंने लेकर आए. ये फाइटर जेट्स में प्लस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लॉकहीड मार्टिन 130, CJ-130, फिर आपका C-17, C-5, ये सब दीज आर अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स. और एंड ऑब्वियसली they are developing their own engines, they are developing their own airframes. उससे बहुत ही फर्क पड़ता है. But those technologies can be obtained. दूसरों से कहीं और से ली जा सकती है on a basic level. In fact, Honda, the Toyota कार का जो इंजन है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, उसका इनिशियल डिजाइन तो रियर व्हील ड्राइव से आया था फ्रॉम a German car. The Japanese innovation was to put the engine on the front wheel. The pull effect is more stronger than a push effect, especially जहाँ पे road surfaces are slippery. तो जो pull works better. और अमेरिका में pull is the major. जापान में भी ठंडी बहुत पड़ती है, so they improvise that. Same thing जो है इंजन्स में भी भारत को देखना पड़ेगा on the F404 इंजन्स और बाकी इंजन्स में, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट तो अभी साइन हुआ था, 2021 में साइन हुआ था. और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज $716 million, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज अराउंड वन. टोटल कॉन्ट्रैक्ट दोनों का मिला के अगर देखा जाए तो $1.6 billion बनता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद भारत ने 113 इंजन का एक और ऑर्डर दिया. सो देयर आर टोटल ऑफ 17, 83, 113. सो ये है टोटल ऑर्डर्स राइट नाउ फॉर द एयरक्राफ्ट इंजन्स फॉर 404 IN-20. और उसका कोई रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं कि उन्होंने 3 इंजन्स का ऑर्डर दिया ऊपर, बिकॉज एवरी एयरक्राफ्ट इज 3 इंजन्स, 1 इज यूज्ड एंड 2 आर सेट एज अ बैकअप. तो ये जो ऑर्डर्स हैं वो डिले, ऑर्डर्स भी लेट दिए गए और साथ में डिलीवरी भी लेट है. वी ऑल नो द रीजंस. तो ज़्यादातर उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी होगा. बट द क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कम्स कि हम लोगों ने ये इंजन्स क्यों नहीं बना पाए, GTRE का वो इंजन थ्रस्ट लेवल पे क्यों नहीं आ पाया फॉर द सेम स्पेसिफिकेशन. तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बीच बीच में सो जनरली पीपल से फंडिंग इज ए प्रॉब्लम, फंडिंग वाज स्टॉप्ड और फंडिंग वाज रिड्यूस्ड. तो ये तो हम लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा दैट व्हाई फंडिंग वाज रिड्यूस्ड फॉर सच ए क्रिटिकल. और बाद में रिपीट ऑर्डर देना, बाद में F404 के लिए भी ऑर्डर देना और उसके लिए भी वेट करना, एंड देन यू होप फॉर द बेस्ट. दिस इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए दैट व्हाई द डिजाइनर, क्योंकि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है. सरकार इज गोइंग टू गो बाय साइंटिस्ट. और जो प्रोग्राम डायरेक्टर बोला हमको ये चाहिए, सरकार बोलेगी ठीक है हम उसमें बात करते हैं. बट व्हेन द नेशन इज लुकिंग फॉर सच टेक्नोलॉजीज और 2029 तक नहीं आएगा, देन वी आर लुकिंग एट ए वेरी स्केरी सिचुएशन. 3 साल और 3 साल में कुछ भी हो सकता है, राइट. इट्स अ लॉन्ग पीरियड. चलिए, ये हो गया तेजस के बारे में. अब चलते हैं हम दूसरे इशू पे. वो है अमेरिकन थ्रस्ट टूवर्ड्स ग्रीनलैंड. अब काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं ग्रीनलैंड पे, यू ऑल नो कैसे हुई है. सो द ग्रीनलैंड प्राइम मिनिस्टर और द डेनमार्क के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग ऑफ डेनमार्क, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि हम लोग बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं. अमेरिका बोलता है मुझे पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, ट्रम्प ने बोला, बट इवेंचुअली दे विल सेटल विद द मच एंड लार्ज मिलिट्री बेस इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड में ऑलरेडी नेटो के एग्रीमेंट्स है अमेरिका के, एंड दे कैन सेट अप ए सर्टेन लेवल ऑफ मिलिट्री फैसिलिटी ओवर देयर, बट डेनमार्क हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट रीजन. और द रीजन दिया गया है अमेरिका में, वो दिया गया है कि वी हैव टू डू दैट वर्क
मतलब कि जो चाहिए वो चाइना और रशिया के शिप्स को रोकने के लिए। ग्रीनलैंड हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ विच अमेरिका नीड्स, और इसीलिए उसका फोकस किया जा रहा है, नॉट फॉर मिलिट्री पर्पसेस, बिकॉज वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है एक्सेस अमेरिका को। अमेरिका हैज बेसिस इन जर्मनी, अमेरिका हैज बेसिस इन, अमेरिका कैन यूज बेसिस फॉर in Norwegian country, Norway, but Greenland पे there are already agreements over there, तो उसके लिए कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है अमेरिका को इन्वेस्ट करने की। तो दिस इज मोर लाइक ए पॉलिटिकल इशू, तो इसमें ट्रम्प इज पुटिंग मोर प्रेशर टू गेट द राइट्स फॉर माइनिंग, मेरे को ये लगता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन विच आज हुआ अमेरिका में, नो चार्जेस अगेंस्ट मदुरो आर एक्चुअली देयर एनी चार्जेस अगेंस्ट हिम। सो अब क्या लग रहा है कि पूरा जो मदुरो फियास्को है, अच्छा तो लगा पेपर, अमेरिका ने प्रेसिडेंट को उठा लिया, पेपर अच्छा लगा, बट नाउ इट इज कमिंग आउट कि ये सब सारा प्री प्लान था, और वट एवर अचीवमेंट्स दे हैव, विच इज फैंटास्टिक अचीवमेंट उस ऑपरेशन में, दैट वाज ऑल फिक्स मैच बिटवीन मदुरो एंड अदर पीपल। तो ये दोनों चीज एक साथ लग रही हैं, एंड देन नाउ बिकॉज ऑफ दिस अमेरिका इज एट अ पोजिशन टू सेल्फ एक्सप्लेन इटसेल्फ टू अदर पीपल। तो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नाउ अमेरिका इन द मोड ऑफ डैमेज कंट्रोल। वो एक्शन तो आपने कर दिया, बट चार्जेस क्या है? दैट मीन्स यू किडनैप्ड समबडी फॉर नो चार्जेस। यूएस कोर्ट के पास कोई चार्जेस ही नहीं है कुछ लगाने के लिए। सो मोस्टली वंस ही रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शन इंटरफेरेंस इन यूएस, देन उसको छोड़ दिया जाएगा। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, कांग्रेस पार्टी का वीडियो दैट मोदी झुक रहे हैं अमेरिका के सामने, टोटली शेमलेस वर्क, मतलब कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। देखिए सारी कन्वर्सेशंस आर वेरी क्लियर, और वो ये है कि मोदी जी इज नॉट, ट्रम्प ने भी बोला कि शायद लगता है मोदी जी मेरे से नाराज है, ऑब्वियसली नाराज होंगे कि यू आर इंसल्टिंग द होल कंट्री, 140 करोड़ लोगों की कंट्री को आप इंसल्ट कर रहे हो। सो देयर इज ए थॉ, मतलब एक इट विल बी ए अपॉलॉजी फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि टैरिफ पे जो उन्होंने गेम खेला है उससे अमेरिकन को ज्यादा नुकसान होता है, नॉट अदर कंट्रीज। इंडिया इज नॉट ड्रॉपिंग द प्राइसेस और इंक्रीजिंग द प्राइसेस, इट इज द अमेरिकन्स हु आर इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑन अमेरिकन्स। तो टैरिफ का डायरेक्ट जो लॉस है वो अमेरिकन को है। इट इज नॉट डन एट सोर्स, इट इज डन एट दैट टारगेट डेस्टिनेशन, पूरा हो रहा है। सो यू विल सी बहुत सारा जो प्रेशर ऑन द इंडिया इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ। जो भी प्रेशर था अभी तक उससे और भी बढ़ाया जाएगा, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट ए वॉर लाइक सिचुएशन इन ईरान, एंड उसमें चाहते नहीं है कि भारत वहां में पार्टिसिपेट करे। तो यू विल सी लॉट ऑफ सच टॉक्स बीइंग डन, ताकि वो भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, हमारे मेंबर्स बनिए, गुरुकुल में जुड़िए, एंड लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते।